जय हिंद। आज का टॉपिक है समान नागरिक संहिता के फायदे यानी बेनिफिट्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। फ्रेंड, यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक आर्टिकल से आया हुआ है जो संविधान में पहले से ही मौजूद है, जो अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 में कहा गया है। फ्रेंड, ये अनुच्छेद तब से संविधान में है जब से संविधान बना है, यानी कि संविधान निर्माणकर्ता को पता था कि अगर भारत को वास्तविक स्वतंत्रता दिलानी है और डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना जरूरी है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे बड़ा जो इफेक्ट किस एक्ट पे आने वाला है वो है पर्सनल लॉस। पर्सनल लॉस यानी कि हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, क्रिश्चियन लॉ या जीव्स एक्ट। फ्रेंड, एक्चुअली हमारे संविधान में जब इसका निर्माण हो रहा था तो इस बात का ध्यान रखा गया कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए उनको धर्मों का पालन करने में कोई रोक टोक ना हो, वो स्वतंत्रता से रह सके, उन पे कोई भी किस प्रकार की पाबंदी अननेसेसरी ना लगाया जाए। इसलिए पर्सनल लॉ को हम अपने संविधान में शामिल किए। लेकिन संविधान निर्माणकर्ता को पता चल गया था कि अगर ये पर्सनल लॉ कर रहा तो मानी बात है कि कई जगह अरंगे आएंगे और भारत को डेवलप बनाने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। पहले की सरकारों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब की सरकार को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर भारत को डेवलप बनाना है, प्रगति पूर्ण बनाना है, तो फिर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड या इंडियन सिविल कोड लाना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, अब हम चलते हैं और बताते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यहाँ पर जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, लिंग के हो, जन्म स्थान के हो या कहीं भी वो निवास करते हो, उनको एक समान भाव से कानून के नज़र में उनको रिस्पेक्ट मिलेगा, डिग्निटी मिलेगी, यानी कि उनके राइट का हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगा। और ऐसा नहीं होगा जैसा न्यायालय में अधिकतर होता है कि न्यायालय तो जानती है कि इस बंदे को अधिकार चाहिए, लेकिन पर्सनल लॉ कई मामलों में आड़े आ जाता है और इस वजह से न्यायालय चाह करके भी उनके पक्ष में उनके हक की बात नहीं कर पाता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद से हमारे जुडिशरी को भी काफ़ी लाभ होगा, खासकर जो डिस्प्यूटेड मैटर है वहाँ पर जिसका जो अधिकार है उनको दिलवाने में उनको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है वो है महिलाओं को। महिलाओं का अधिकार कई पर्सनल लॉ में आप देखेंगे कि उनके राइट को एबॉलिश किया जाता है, उनको दबा के रखा जाता है और उनके अधिकार को कहीं ना कहीं जो ओवरराइड की जाती है, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से महिलाओं को भी पूरा अधिकार मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है पर्सनल लॉ। जो पर्सनल लॉ है उसमें काफ़ी सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी, खासकर हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, क्रिश्चियन लॉ और ज्यूज लॉ में जो प्रावधान ह्यूमन राइट के खिलाफ है या संविधान के प्रावधान के खिलाफ है, उसको या तो ख़त्म कर दिया जाएगा या सिंप्लीफाइड कर दी जाएगी, जिससे कि किसी प्रकार का अगर किसी का अधिकार बनता है तो सिर्फ पर्सनल लॉ की वजह से ये कोर्ट या कोई सरकार ये मना नहीं कर सकती कि भाई मेरी मजबूरी है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद से हर व्यक्ति के अधिकार को सरकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और उनको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा देश एक एकीकरण के रास्ते पर चलेगा, यानी कि जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी भिन्नता में एकता बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर जो है जातिवाद के चक्कर में कई राज्य पिछड़ जाते हैं, कई लोग, कई समाज पिछड़ जाते हैं और ये बात यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद से नहीं होगा और हर धर्मों का, हर प्रकार के, हर राष्ट्र, हर राज्य के लोगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और फाइनली जो है वो हमारा इंडिया डेवलप्ड और प्रोग्रेसिव और मॉडर्न इंडिया कहलाने लगेगा। नेक्स्ट आप देखें तो रियल सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष जो है वो हमें अब दिखने लगेगा, क्योंकि जो सेकुलरिज्म बाद में जोड़ा गया था, याद रखिएगा कि जब संविधान बन रहा था उस समय वर्ड सेकुलरिज्म प्रेम्बल में नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन 1976 अमेंडमेंट के बाद से सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा गया है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है
उसका जो प्रभाव है वो नहीं दिख रहा था, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद से रियल सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि न तो न्यायपालिका और न ही सरकार धर्म के आधार पर जब भेदभाव ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है, जो संविधान की जो मंशा है धर्मनिरपेक्ष का, वो साफ साफ दिखने लगेगा। और साथ ही आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कही गई है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, ये भी एहसास होने लगेगा लोगों को, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता का मतलब तभी है जब आपको पूरा अधिकार मिले। ठीक है, बिना धर्म, बिना जाति और बिना लिंग के टेक करके अधिकार दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है, जो भी लोग उस धर्म का पालन करना चाहें वो स्वतंत्रता से कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और एक वास्तविक जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो एहसास होने लगेगा। अब सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कैसे होगा। तो फ्रेंड, आपको बता दें कि इसमें दो तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि फ्रेंड, पहले आपको बता दें कि पहले से ही हमारे देश में कुछ ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह एक्ट काम कर रही हैं, जैसे हिंदू लॉ। हिंदू लॉ तो पहले से ही यूनिफाइड हो गई है। उसमें 1954 जब ये इसका इम्प्लीमेंट हुआ था, जब इनका इनैक्शमेंट हुआ था, तो हिंदू लॉ 1954 से पहले जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रावधान थे जो कि संविधान के खिलाफ था। लेकिन 1954 के अमेंडमेंट के बाद जब ये इम्प्लीमेंट हुआ और इनेक्ट हुआ, तो इसके बाद से जो इसमें कई अमेंडमेंट हुए, कई चेंजेस हुए, और आज के डेट में हिंदू लॉ ही ऐसा पर्सनल लॉ है जो कि यूनिफाइड लॉ कह सकते हैं आप। ठीक है, और इसी के आधार पर अगर आप देखें तो गोवा एक पहला राज्य है पूरे भारत में जहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह फैमिली लॉ चलता है। वहाँ पर किसी भी धर्म के लोग हो, लेकिन गोवा में जो है एक कॉमन फैमिली लॉ चलता है और उसी के अंतर्गत सारे धर्म के लोगों को अपना अनुसरण करना पड़ता है। वहाँ पर्सनल लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ से भी देख करके हम समझ सकते हैं। साथ ही ये बता दें कि पहले से हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, जो कि ये कहता है कि किसी भी धर्म के लोग हैं वो इस एक्ट के अंतर्गत विवाह कर सकते हैं किसी भी धर्म के रीति रिवाज के अनुसार। दूसरा है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, जिसमें कि उत्तराधिकार का कोई मामला आता है और पर्सनल लॉ आड़े आता है तो उसका विभाजन जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत होगा। अगर पर्सनल लॉ में है तो ठीक है, नहीं अगर डिस्प्यूट अगर आई होता है जो दो विभिन्न धर्मों का मामला चल रहा है तो ऐसे में उत्तराधिकार का फैसला जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से होगा। साथ ही एक बात और बता दें कि हिंदू लॉ में एक शब्द है अडॉप्शन, यानी दत्तक। दत्तक जो है ये हमारे सिर्फ पर्सनल लॉ में है, बाकी न तो मोहम्मदन में है, न क्रिश्चियन में है, न ज्यूज में है और न ही पारसीस में है। ठीक है, लेकिन अगर कोई अन्य जो हिंदू नहीं है, अन्य धर्म के लोग हैं और वो अडॉप्ट करना चाहें, अगर किसी वजह से उनके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं और वो अडॉप्ट करना चाहें तो वो एक एक्ट बना हुआ है जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 के अंतर्गत वो अब अडॉप्ट कर सकते हैं, जबकि पहले ये नियम नहीं था अदर देन हिंदू लॉ में। नेक्स्ट देखें तो जैसे मेंटेनेंस, हरजाना भत्ते की बात है, तो हरजाने भत्ते की बात करें तो पहले जो है सिर्फ हिंदू में होता था, जबकि मोहम्मदन में ये नियम नहीं था कि जो विवाहित महिला है मोहम्मदन में, मुस्लिम में, उनको मेंटेनेंस की बात की जाए। उनके पर्सनल लॉ में आज भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक सेक्शन है, सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जहाँ पर एक प्रावधान दिया गया हुआ है कि किसी भी धर्म की महिला क्यों ना हो, अविवाहित है और अगर वो अपने रहन सहन का खर्च नहीं उठा पा रही हैं तो वो मेंटेनेंस की दावा कर सकती हैं, चाहे किसी भी धर्म की क्यों ना हो। तो एक 125 CRPC है जिसके अंतर्गत सारी महिलाओं का, चाहे किसी भी धर्म की क्यों ना हो, उनका मेंटेनेंस की बात जो यहाँ पर की गई है। तो इस तरह देखा जाए तो चाहे मैरिज एक्ट हो, चाहे मैरिज से सक्सेशन से रिलेटेड हो, अडॉप्शन से रिलेटेड हो या मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, तो पहले से हमारे यहाँ एक्ट है। तो एक तरीका तो ये है कि या तो हम इन एक्ट को और बढ़ा दें, जैसे खासकर मैरिज तो है ही है, मेंटेनेंस है, डिवोर्स, एक कॉमन डिवोर्स एक्ट नहीं है हमारे पास, सक्सेशन है, अडॉप्शन है। ठीक है, या तो जो नहीं है उस एक यूनिफाइड एक्ट बना दिया जाए, या तो ऐसा किया जाए जो पर्सनल लॉ है उनको जो प्रावधान ह्यूमन राइट के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के खिलाफ जा रहा है उस पार्ट को डिलीट कर दिया जाए, ओमिट कर दिया जाए। ठीक है, और तीसरा तरीका ये है कि या तो एक कॉमन इंडियन सिविल कोड बनाया जाए और उसमें सारे एक्ट रिलेटेड टू मेंटेनेंस हो, मैरिज हो, डिवोर्स हो, सक्सेशन हो या अडॉप्शन से रिलेटेड
सारे एक्ट को उसमें समाहित कर दिया जाए, एक कॉमन कोड बनाया जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो हमारे देश के लिए और हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है फ्रेंड, दैट्स इट। अगले वीडियो पे हम नए टॉपिक सर आप जरूर पहुंचते होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।